वेलकम टू द एग्रीकुल कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सॉइल क्या है, सॉइल साइंस क्या है, ठीक है, इसके फादर कौन है, इसके ब्रांचेस क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आज हम डिस्क्राइब इस चीज के लिए करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण। ठीक है, किसके भौतिक गुण? मृदा के भौतिक गुण। तो सबसे पहले जानिए कि भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण मतलब जिसे हम देख सकते हैं या पहचान सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है? भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है? भौतिक गुण। अब मृदा का भौतिक गुण क्या होगा? देखने का मतलब उसकी संरचना कैसी है, उसका आकार कितना है, ठीक है, इसकी जल धारण करने की जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका एरिएशन क्या है, वाटर क्या है, ठीक है, पोर स्पेसेस क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी क्या होती है, कोहेजन एडिशन, ठीक है, आसंजन ससंजन, ये सारी चीजें किसमें आप पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में। देखिए यहाँ पे कुछ 7 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। इसको छोड़ के और भी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसकी प्लास्टिसिटी है, कोहेजन है, ठीक है, इनर मटेरियल है, इनर सरफेस है, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आपकी पीएटी में वो नहीं पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा याद करेंगे, कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन बेहतर पढ़ेंगे। इसलिए हमने ये 7 टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छांटा है। जिसमें कि सबसे पहला जो आपका प्रॉपर्टी है वो है सॉइल टेक्सचर, फिर सॉइल स्ट्रक्चर, फिर सॉइल डेंसिटी, सॉइल एयर, सॉइल कलर, सॉइल वाटर एंड सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, अब इसे आप इंसानों से भी तुलना कर सकते हैं। देखिए सॉइल टेक्सचर का मतलब होता है कि उसका आकार, जैसे इंसानों का आकार कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 7 फुट का है, कोई 2 फुट का है, ठीक है, अलग अलग है ना। स्ट्रक्चर का मतलब होती है संरचना, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, किसी की आंख बड़ी है, ये क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर। सॉइल डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, घनत्व का मतलब यहाँ सीधा सीधा क्या है? पर यूनिट एरिया में हमने कितना जगह घेरा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया की डेंसिटी है इतना, ठीक है, पर 1 किलोमीटर में 1000 पॉपुलेशन, ये आपने सुना होगा ना। यही है सॉइल की भी डेंसिटी कि 1 मीटर जगह में कितने सॉइल पार्टिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉइल एयर, जैसे हमारे लिए एयर है, सॉइल के लिए भी एयर है। सॉइल कलर, जैसे हमारा कलर है, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, वैसे सॉइल का भी कलर होता है, लाल होता है, पीला होता है, भूरा होता है, काला होता है। सॉइल वाटर मतलब मृदा जल, जैसे हमारे लिए जल आवश्यक है, मृदा के लिए भी। और सॉइल टेम्परेचर मतलब ह्यूमन टेम्परेचर, जैसे हमारा तापमान रहता है, मृदा के अंदर भी कुछ तापमान होता है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डीपली स्टडी करेंगे कि इनमें क्या चीजें पाई जाती है या इनमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं सॉइल टेक्सचर के बारे में। ठीक है, सॉइल टेक्सचर मतलब क्या रहता है? इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा कणाकार। क्या बोला जाता है? मृदा कणाकार। अब देखिए अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला तो है मृदा और दूसरा है कणाकार। अब अगर ये 2 वर्ड है, अगर मैं इसको फिर से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? कण का आकार। क्या होगा? कण का आकार। मतलब मान लीजिए ये एक मृदा कण है, ये एक मृदा कण है, ये एक मृदा कण है, ये है, अलग अलग आकार के हैं, इन्हीं को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो मृदा कणाकार मतलब क्या है? मृदा के आकार से, ठीक है, मृदा के आकार से, अर्थात उनकी जो भी आकृति होगी, एमएम में होगी, ठीक है, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, जो भी होगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मीटर में तो नहीं जाएगा, मिलीमीटर में रहती है। तो इनके आकार की जो अध्ययन है, इनके आकारों का अध्ययन ही इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सॉइल टेक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं? मृदा कणाकार। मृदा की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मृदा की जो आकार है उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। अब क्या अध्ययन करते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्या अध्ययन किया जाता है ये जानना जरूरी है। तो आपको स्पेशली यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, पूछा गया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ISSS क्या है। ISSS के अनुसार मृदा कणाकार की एक चार्ट बनाई गई, एक टेबल बनाया गया है। ठीक है, पहले मैं टेबल बना लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा क्या होता है कण और आकार। ठीक है, कण क्या होगा आपका? पहला मान लेते हैं आपका पत्थर, दूसरा है कंकड़, तीसरा है मोटा रेत, फिर है महीन रेत, फिर है सिल्ट और लास्ट में है क्ले। ये
मृदा के अलग अलग प्रकार है। देखिए पत्थर तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, जो बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, इसका आकार क्या रहता है, ये जितने भी आकार होंगे वो मिलीमीटर में होंगे, ठीक है, याद रखेंगे, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आकार क्या होंगे मिलीमीटर में, मतलब इस मिलीमीटर से ज्यादा हुआ तो ये कहे जाएंगे, इसके अंतर्गत पाया गया तो ये कहे जाएंगे। ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे गणना की जाती है। तो जो पत्थर का आकार रखा गया है उसको 20 मिलीमीटर से ज्यादा, मतलब जिस कण का आकार 20 मिलीमीटर से ज्यादा है उसको किसकी श्रेणी में रखा गया है, पत्थर की श्रेणी में रखा गया। किसकी श्रेणी में, पत्थर की श्रेणी में। कंकड़ की श्रेणी में किसको रखा गया है, 2 से 20, क्या है 2 से 20, मतलब 2 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक के आकार के जो कण है उनको क्या कहा जाता है, कंकड़ कहा जाता है। मोटा रेत को रखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, कम लिए हैं, फिर यहां ज्यादा लिए तो सेम ये चीज 0.2 से 2, ठीक है। यहां पे क्या था 20 mm से ज्यादा था, यहां 2 से 20 था, तो जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका स्मॉल साइज होगा और जो राइट साइड होगा वो आपका लार्ज साइज होगा। तो कंफ्यूज ना करें, पेपर में कभी कभार 0.2 से 2 भी दे देता है और कभी कभार 2 से 0.2 भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों एक ही चीज है। एक को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, एक को डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको असेंडिंग छोटा से बड़ा, इसको डिसेंडिंग बड़ा से छोटा, आरोही और अवरोही बोलते हैं ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, उसी में, ठीक है। तो पत्थर हो गया आपका, कंकड़ हो गया आपका, मोटा रेत हो गया आपका। अब इसके बाद क्या है, महीन रेत। तो महीन रेत में क्या हो जाएगा, अभी फिर से इसका एक छोटा फॉर्म 0.02 से 0.2 mm, मतलब महीन रेत का आकार कितना होता है, 0.02 से 0.2 मिलीमीटर। इसके बाद सिल्ट का क्या होगा, 0.002 से 0.02, ठीक है, समझ आ गया। और लास्ट आता है आपका क्ले, 0.002 से कम। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यहां से पूछा गया है, पूछा यह गया है कि क्ले का आकार कितना रहता है, तो क्ले का आकार कितना रहता है, 0.002 मिलीमीटर से कम। सिल्ट का आकार कितना रहता है, 0.002 से 0.02। महीन रेत का, ठीक है, इसको फाइन सैंड बोलते हैं, मोटा रेत को कोर्स सैंड बोलते हैं, कंकड़, ठीक है, स्टोन्स बोला जाता है, पत्थर अलग अलग रहते हैं ये। तो ये आकार रखा गया इनका, पत्थर को, पत्थर, ठीक है, पत्थर को कितना में रखा गया, 20 मिलीमीटर से ज्यादा आकार के, कंकड़ को 2 से 20 मिलीमीटर। अब बात आती है कि अब स्केल लेके तो एक एक को नहीं नापेंगे ना, ठीक है, कि एक तो पत्थर उठाए और स्केल लेके नाप रहे हैं या वर्नियर कैलिपर्स में उसको फिट कर रहे हैं 2 mm, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा कि इनका जो अलग किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये कैसे किया जाता है। तो आप सभी को इसका जवाब मालूम है, ठीक है, आप सभी को इसका जवाब मालूम है। कैसे मालूम है, छन्नी, छन्नी देखते हैं ना, जब हम आटा को छानने के लिए लाते हैं या फिर दूसरे जो भी आटे रहते हैं उनको छानने के लिए क्या करते हैं, छन्नी करते हैं कि इतने से छोटा आकार का जो भी पाउडर होगा इसको हम यूज करेंगे, इससे ज्यादा जो भी होगा वो क्या होगा, हमारे लिए बुरा आता होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप कहीं भी देखिएगा जब घर बन रहा होगा या फैक्ट्रीज में आप देखेंगे कि रेत को छानने के लिए बड़ी सी ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे इसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, जो भी इसको पकड़ा जाता है और यहाँ पे छेद को, सॉरी, जो आपका रेत है उसको टोकरी में किसी में लेके इसके ऊपर डाला जाता है, तो जो बड़े कण रहते हैं वो छन के इधर आ जाते हैं, जो छोटे कण रहते हैं वो एक जगह इकट्ठा आने लगते हैं। यही छन्नी का उपयोग इसको मापने के लिए भी किया जाता है। अलग अलग आकार की छन्नी बनाई जाती है। इस छन्नी में अपन क्या करते हैं, रेत को रखते हैं, हल्का से हिलाते हैं, तो जो 0.002 mm से कम होंगे उनके लिए अलग छन्नी होगी, 0.02 से 0.002 के लिए अलग छन्नी होगी। तो अलग अलग आकार की छन्नियां आती हैं, इन छन्नी से हम रेत को छानते हैं और अलग कर देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक बात। अब ये तो रहा ISSS के अकॉर्डिंग। अब ये ISSS क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, अंतरराष्ट्रीय मृदा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मृदा के लिए जो आपकी सोसाइटी बनाई गई है ना मृदा विज्ञान के लिए, उसको क्या बोला जाता है आपका ISSS। ये तो हुआ ISSS के अनुसार इन्होंने एक चार्ट बनाया था। कभी कभार, ठीक है, या PAT में तो जनरली नहीं पूछा गया है, पर ICR में एक बार आया था कि US, ठीक है, US अमेरिका की जो सॉइल साइंस सोसाइटी है ना, US सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, US सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने भी मृदा के आकार के वर्गीकरण के लिए एक टेबल दिया था। क्या टेबल दिया था, फिर वही कण इधर आ जाएगा, आकार इधर आ जाएगा। देखिए टेबल वही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या अंतर है हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है
कि पत्थर और कंकड़ सेम वही रहेंगे, ठीक है, पत्थर और कंकड़ में कोई चेंजेस नहीं है, पत्थर आपका 20 mm से ज्यादा होगा, कंकड़ आपका क्या होगा 2 से 20 mm होगा। इन्होंने जो रेत है ना इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया है। कैसे क्लासिफाई किया गया, इन्होंने किया है अति मोटा रेत मतलब वेरी कोर्स सैंड, फिर क्या किया है मोटा रेत मतलब कोर्स सैंड, उसके बाद मध्यम रेत मतलब मीडियम आपका जो सैंड है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है महीन रेत मतलब फाइन सैंड, उसके बाद अति महीन रेत वेरी फाइन सैंड, और लास्ट में फिर वही सिल्ट और क्ले, ठीक है। वहां पे हमारा क्या था, एक मोटा रेत था एक महीन रेत था, इन्होंने इसी को थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया है, थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया है। अब कैसे डिवाइड किया देखते हैं। वहां पे क्या था 2 से जो आपका मोटा रेट था वो कितना था 2 से 0.2 था, यहां पे क्या हो जाएगा 2 से, अब यहां फिर से वही 1 से 2 mm, ठीक है। वहां पे कितना था आपका 0.2 से 2 mm था, ठीक है। इन्हीं को इन्होंने क्या किया थोड़ा सा और तोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएंगे, अब देखिए कैसे होते हैं। 1 से 2 था, अब यहाँ पे छोटी प्रणाली फिर से क्या आ जाएगी 0.5 से 1, फिर क्या आ जाएगी 0.25 से 0.5। यहां पे एक चीज याद रखेंगे कि जो राइट साइड का वैल्यू है वो ऊपर वाले के लेफ्ट साइड के वैल्यू से मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 1, ठीक है, फिर क्या 1 से 0.5, फिर 0.5 से 0.25, ये तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा 0.25 से 0.1, फिर क्या आएगा 0.1 से 0.05, फिर क्या आएगा 0.05 से 0.002, उसके बाद 0.002 से कम। बन गया वही चीज, क्या है आपका अति मोटा ये हो जाएगा 2 से 1 mm, मोटा रेत क्या आ जाएगा 1 से 0.5 mm, मध्यम रेत कितना आ जाएगा 0.5 से 0.25, महीन रेत कितना आ जाएगा 0.25 से 0.1, अति महीन रेत आपका क्या आ जाएगा 0.1 से 0.05, सिल्ट कितना जाएगा आपका 0.05 से 0.002, और क्ले का फिर वही 0.002 से कम। सिंपल है, क्या करना था बस आपको आधा आधा करते जाना था, 2 का 1, फिर 1 का आधा, आधा का 0.25, 0.25 का 0.1, 0.1 का 0.05, बस यही तो करना है। तो इसको रटना नहीं है इस टेबल को, ठीक है, इस टेबल को रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। देखिए जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा। अब अगर आप रटना शुरू किए अति महीन रेट 0.00 भूल जाएंगे, ठीक है, 100% भूल जाएंगे, क्योंकि टेबल जितना ज्यादा बड़ा होते जाएगा आपको रटना उतना ही मुश्किल होते जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ सबसे पहले क्या था अति मोटा रेट था, कितना था 2 से 1, ठीक है, या 1 से 2 जैसा भी आप लेना चाहें, असेंडिंग में रख ले डिसेंडिंग। उसके बाद क्या था मोटा रेत था, वो कितना था 1 से आधा, उसके बाद क्या था मध्यम रेत था। तो ऐसे अगर आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा याद होगा आपको। क्लियर है यहां तक बात। तो ये आपका क्या था सॉइल टेक्सचर, मतलब मृदा के कण का आकार, ठीक है। मृदा बाद अपन ने क्या देखा, सॉइल टेक्सचर में अलग अलग कणों के आकार देखा। इसके बाद सॉइल टेक्सचर में एक और चीज पूछा जाता है कि रेशियो, ठीक है, रेशियो किस चीज का, सैंड सिल्ट और क्ले का, ठीक है। सैंड सिल्ट क्ले का रेशियो मतलब क्या है। अब देखिए आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा के देख लीजिए, ऐसा थोड़ा है कि उस पूरे के पूरे मिट्टी में सिर्फ सैंड होगा या सिर्फ सिल्ट होगा या फिर सिर्फ क्ले होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तीनों किसी न किसी अनुपात में मिले हुए होंगे। अब इन्हीं मिले हुए अनुपात को भी अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि पहला है आपका सैंडी सॉइल, ठीक है, फिर है आपका सिल्टी सॉइल, फिर लास्ट है आपका क्लेई सॉइल, और एक और दिया जाता है लोमी सॉइल, ठीक है। अलग अलग सॉइल है तो अलग अलग अनुपात भी होगा। सैंडी सॉइल में आपका क्वेश्चन पेपर में आया, बहुत कम पूछे जाते हैं, ये पीटी में तो शायद बहुत ही कम, बट अगर आप नेशनल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे बीएचयू या फिर आईसीआर में पूछा गया था कि सैंडी सॉइल में सैंड का अनुपात कितना होना चाहिए, तो हमेशा याद रखेंगे 70% से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 70% से ज्यादा, मतलब आपके सैंडी सॉइल में सैंड कम से कम 70% होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो सैंडी सॉइल की कैटेगरी में नहीं आएगा। साथ ही साथ सैंडी सॉइल में क्ले का जो मात्रा है वो 15% से कम होना चाहिए। मतलब इसको ऐसा समझिए कि 100 मृदा के कण हैं,
क्या है, 100 मृदा के कण हैं तो उसमें 70 कण कम से कम होने चाहिए किसके, सैंड के, और क्ले के कितने कण होने चाहिए, कम से कम, तो 0 भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 15% या 15 कण होने चाहिए। अगर इस अनुपात में कोई मिट्टी है तो उसको आप क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल। अब देखिए यहाँ पे सिल्ट का जो मात्रा है वो कम या ज्यादा हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, सैंड और क्ले पे। अगर सैंड का मान बढ़ गया, क्ले का मान कम हो गया, तो ये जो आपका सिल्ट है ये भी कम ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 70% क्या आपका सैंड और क्ले कितना है 15%, टोटल कितना हो गया 85, बच कितना गया 15, मतलब 15% क्या होगा आपका सिल्ट। अब मान लेते हैं कि वापस से 70% सैंड है, क्ले जो आपका 5% हुआ, टोटल कितना हुआ 75, बच कितना गया 25, मतलब 25% आपका क्या होगा सिल्ट। तो इसका मान कम या ज्यादा हो सकता है, क्या है, इसका मान कम या ज्यादा हो सकता है, पर सैंड का मान 70% से कम नहीं होना चाहिए और क्ले का मान 15% से ज्यादा। वैसे आपका जो सिल्टी है, ठीक है, जो सिल्ट सॉइल है उसमें फिर वही चीज 70% से ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, सिल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 70% से ज्यादा सिल्ट। ये मान कभी कभार 80% भी हो जाता है, कम से कम 80% आपका क्या होना चाहिए, सिल्ट होना चाहिए। और क्ले जो है वो आपका 12% से कम, क्ले क्या है आपका 12% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आपका क्ले सॉइल। अब देखिए यहाँ पे हर जगह शुरू के दोनों सॉइल में आपने क्ले को दबा दिया, अब तो बारी क्ले की है, तो आपके अकॉर्डिंग अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे 70% क्ले सॉइल होना चाहिए, ठीक है, क्ले सॉइल में 70% क्ले होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्ले सॉइल उस सॉइल को बोलते हैं जिसमें मिनिमम 35% क्ले हो। देखिए यहां अभी बात कितना चल रहा था, 70% सैंड होना चाहिए, 80% सिल्ट होना चाहिए, लेकिन क्ले में ऐसा नहीं है। क्ले क्या है, अच्छा आदमी, वो ये नहीं बोलता कि सब कुछ हमको दे दो, भाई हमको बस 35% दे दो, हम खुश हैं। अगर किसी मिट्टी में कम से कम 35% क्ले पाया गया तो उसको क्ले सॉइल बोलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया बात। लास्ट है आपका लोमी सॉइल। अब बात आती है कि लोमी सॉइल है क्या, तो लोमी सॉइल एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है ना, वो लोमी सॉइल को ही माना जाता है। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सैंड सिल्ट क्ले का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, बराबर नहीं होता है, पर उसके बाद भी इनके जो रेशियो है लगभग संतुलित अवस्था में रहती है, सेटिस्फाइड कंडीशन में रहती है। कैसे रहती है, सैंड आपका 40% के आसपास, सिल्क भी आपका 40% के आसपास और क्ले आपका 20% के आसपास, इस रेशियो में रहता है आपका लोमी सॉइल। ये आपका बढ़ भी सकता है, 50 से 60 भी हो सकता है, ये आपका 40 से 60 हो सकता है, पर जो आपका क्ले है वो लगभग 20% के आसपास ही रहता है, ठीक है, 20% के आसपास ही रहता है। अब टेक्सचर में एक और बात करते हैं कि सैंड सिल्ट क्ले हमने पढ़ लिया, रेशियो पढ़ लिया, आकार पढ़ लिया, क्या फायदे हैं इनका एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ये इन कणों के आकार में क्या चीजें अच्छी हैं या क्या चीजें बुरी हैं। तो सबसे पहला चीज, सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सैंड का, उसके बाद किसका होगा, सिल्ट का, उसके बाद किसका होगा, क्ले का, मतलब सबसे बारीक कण किसमें पाए जाएंगे, क्ले में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण करने की क्षमता, इसमें सबसे खराब पाई जाती है। अब आप बोलोगे सर कण ज्यादा है तो अच्छी होनी चाहिए ना, बड़ा कटोरा बड़ा पानी, ज्यादा पानी स्टोर करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आप रेत में पानी डाल के देखो, बह के नीचे चला जाएगा, क्योंकि पकड़ने के लिए जगह ही नहीं है। क्यों जगह नहीं है, क्योंकि पोर स्पेस नहीं है, ठीक है। अब बात आती है ना पोर स्पेस की। पोर स्पेस क्या होता है, रंध्रावकाश। रंध्रावकाश का मतलब होता है कि मृदा के कणों के बीच का वह खाली स्थान जहां पे किसी भी प्रकार का सॉलिड मटेरियल ना हो, सॉलिड मटेरियल ना हो। सॉलिड मटेरियल से कुछ याद आया, सॉइल 50% क्या होता है आपका, सॉलिड, और 50% आपका क्या होता है, लिक्विड या सॉफ्ट होता है। ये सॉलिड होता है, ये सॉफ्ट होता है, पढ़ा था हमने पहले क्लास में, यही पढ़ा था ना। तो पोर स्पेस क्या होगा, वह खाली स्थान, मतलब सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब क्या, जल और वायु, ये भी तो हमने पढ़ा था ना कि सॉफ्ट प्लेस में क्या होता है आपका, कठोर जगह और नर्म जगह जो रहती है मृदा में। कठोर जगह में आपका क्या रहता है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और नरम जगह में आपका क्या रहता है, वायु और आपका जल। तो जो मृदाओं के मृदा कणों के बीच का वह रिक्त स्थान जहां पे किसी भी प्रकार का कोई कठोर वस्तु नहीं पाई जाती है, कठोर चीजें नहीं पाई जाती, वो आपकी क्या कहलाती है, पोर स्पेस। हमेशा याद रखेंगे, पोर स्पेस। और एक होता है पोरोसिटी। क्या होता है, पोरोसिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोर स्पेस का मतलब जगह से है, पोरोसिटी का मतलब है कि कितने कण। समझ नहीं आया,
चलो समझा देते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं ये 1 मीटर का ना एक जगह है, ठीक है, ये भी 1 मीटर का एक जगह है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं अपन थोड़ा। अब एक बात बताओ कि जगह जो है सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है आपको? ठीक है, यहां पे कण तो है, वैसे बहुत घने कण है, ठीक है, कण दिख रहे हैं ना ऐसे। देखिए यहां पे बहुत ज्यादा जगह आपको दिख रही है, दो कणों के बीच में बहुत ज्यादा जगह दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यहां पे आपको बहुत बड़ी बड़ी खाली जगह दिख रही है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी खाली जगह दिख रही है। देखो यहां से इतना दिख रहा है, यहां से इतना, क्यों? क्योंकि ये कण बड़े हैं, तो बीच का, दो कणों के बीच का जो जगह भी होगा वो भी ज्यादा होगा, दो कणों के बीच का जगह भी ज्यादा होगा। यहां पे जगह कम होगी, जगह कम होगी, पर जो जगह कम होने के बाद जो छेद है, ये जो रिक्त स्थान, उनकी संख्या ज्यादा है। इसको ऐसा समझिएगा, और थोड़ा सा बेहतरीन समझा देते ना, कि यहां पे कितने गोले हैं? मान लेते हैं यहां पे 5 गोले हैं, ठीक है, इस 1 मीटर में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। तो रिक्त स्थान भी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 रिक्त स्थान है। ये क्या है? पोर स्पेस, बड़े बड़े पोर स्पेस है, ठीक है, ये 6 जगह बहुत बड़े बड़े होंगे। यहां पे आपको कितने रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, असंख्य दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यहां पे मान लेते हैं 12 रिक्त स्थान, 12 रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थानों की संख्या कहां है? जहां पे कण छोटे हैं, मतलब क्ले में रिक्त स्थान की संख्या ज्यादा पाई जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है? पोरोसिटी। इसी को क्या बोला जाता है? पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या है? किसी भी मृदा के एक निश्चित आयतन में पोर्स की संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे? पोरोसिटी। और उस दो कणों के बीच में रिक्त स्थान की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे? पोर स्पेस। तो पोर स्पेस किसका ज्यादा होता है? सैंड का। पोरोसिटी किसकी ज्यादा होती है? क्ले की। और याद रखेंगे जिसकी पोरोसिटी ज्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी ही ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा कण है ना, ज्यादा खाली कण है। ज्यादा खाली कण होंगे तो वहां क्या भराएंगे? आपके पानी और मिट्टी, पानी और हवा, पानी और हवा भराएंगे ना। और यही तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी जितना ज्यादा भराया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा। इसको अगर आपको देखना होगा तो आप देखेंगे, रेत को पकड़िए, पानी डालिए, बह के नीचे चला जाएगा। मिट्टी को पकड़िए, पानी डालिए, देखिए मिट्टी गीला रहेगी, लंबे अवधि के लिए गीला रहती है। वही कहलाता है आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किसकी ज्यादा होगी? क्ले की। सिल्ट की क्या होगी? मध्यम होगी। इसके बाद आता है पोर स्पेस, ठीक है, पोर स्पेस की बात होगी। एयर, एयर किस में ज्यादा पाया जाएगा? फिर वही चीज, क्ले में ज्यादा पाया जाएगा, सैंड में कम, सिल्ट में कम। टीलेज की क्रिया सबसे ज्यादा आसान किस में होगी? अब टीलेज की क्रिया सैंड में आसान होगी, सिल्ट में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्ले में तो बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी मिट्टी है बहुत ज्यादा टाइट होगी, बहुत ज्यादा टाइट है, तो आप मशीन चलाने में आपको उतनी तकलीफ होगी, मशीन चलाने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। तो क्ले में टीलेज ऑपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, सैंड में करना आसान है। अब सैंड में कौन सी फसल ज्यादा अच्छी उगाई जा सकती है? आपकी मूंगफली है, आपके आलू है, ठीक है। मतलब क्या है? सैंड जितना ज्यादा, जो आपकी कंद वाली फसलें वो आराम से जो मिट्टी के अंदर ग्रो करती है ना, क्योंकि उनका अगर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल देंगे आप, एकदम टाइट सॉइल देंगे, तो वो ग्रो कहां से करेंगे? मुश्किल होगी ना। तो यहाँ पे सैंड पे आपकी कौन सी फसल अच्छी उगती है? आपकी मूंगफली है, आपके आलू है। और क्ले में आपकी कौन सी उगती है? जितने भी आपको अनाज वाली फसलें दिखाई देंगी वो आपकी क्या है? क्ले में ही उगाई देती है, मतलब उगाई जाती है। अब ये मत बोलेगा कि पूरा का पूरा क्ले ही मिट्टी रहता है, ठीक है, कि आपके जो धान उगाया जाता है वो पूरा क्ले मिट्टी में। मतलब ये बोल सकते हैं कि ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले का अनुपात थोड़ा ज्यादा रहता है। क्लियर है? तो आपको टेक्सचर समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर पे। क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट? स्ट्रक्चर पे। मतलब क्या है स्ट्रक्चर? सॉइल स्ट्रक्चर मतलब संरचना। संरचना को क्या बोल सकते हैं? सिंपल डेफिनेशन इसकी, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू द सॉइल। मृदा कणों का मृदा के अंदर की जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं अपन? सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू द सॉइल। ठीक है, मृदा में मृदा कणों की व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी सॉइल स्ट्रक्चर। अब व्यवस्था जो होती है वो लगभग 4 प्रकार की पाई जाती है। पहला है प्लेटी, ठीक है, दूसरा है प्रिज्मेटिक, तीसरा है आपका ब्लॉकी और लास्ट है आपका स्फेरिकल।
ठीक है। प्लेटी को प्लेटी बोलते हैं, प्रिज्मेटिक को प्रिज्मी संरचना बोलते हैं, ब्लॉकी को ब्लॉक संरचना बोलते हैं और स्फेरिकल को गोली संरचना बोलते हैं। अभी संरचना क्या होती है, आप अगर मिट्टी को ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी अलग अलग आकार की दिखाई देती है, ठीक है। जैसे प्लेटी संरचना क्या रहती है, ये जो संरचना है ये सामान्यतः नई बनी हुई मिट्टी में पाई जाती है। क्या है, नई बनी हुई मिट्टी में पाई जाती है। इसकी संरचना कुछ ऐसे रहती है, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, प्लेटी संरचना ऐसी संरचना है जिसमें हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज संरचना है वो क्षैतिज संरचना ऊर्ध्वाधर की तुलना में ज्यादा प्रसारित रहती है। मतलब इसका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ज्यादा होगा, वर्टिकल स्प्रेड कम होगा। या हॉरिजॉन्टल थिकनेस जो है, मोटाई है, वो ज्यादा पाई जाएगी, जबकि ऊर्ध्वाधर जो मोटाई वो कम पाई जाती है। अभी मिट्टी आपको कहां देखने को मिलती है, आपने देखा है जो आपके पठार वाले क्षेत्र हैं, पठार में आपने देखा होगा ना, मिट्टी जो आपके बड़े बड़े कंकड़ टाइप दिखाई देते हैं वो एकदम प्लेट जैसे रहते हैं, जिसमें अपन पानी वैसे फेंक के मारते हैं, वो एकदम टच होके जाता है, देखे ना। वही आपकी क्या है, प्लेटी संरचना। वही आपकी क्या है, प्लेटी संरचना। मतलब ऐसे टच किया और पानी की सतह में छोड़ के चला गया, उस देखिए ना प्लेट जैसा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लेटी संरचना। इसका आकार कितना रहता है, 1 से 10 मिलीमीटर के आकार में प्लेटी संरचनाएं पाई जाती है। क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, प्रिज्मेटिक। अब यहां पे मामला थोड़ा सा टेढ़ा है। यहां पे क्या है, जो ऊर्ध्वाधर आपकी ऊंचाई है, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर जो मोटाई है वो क्षैतिज की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। ये भी आपकी दो प्रकार की रहती है, लेकिन ऐसा भी आपका पाया जाता है। ऐसी संरचना की सॉइल है ना। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कहां हमको देखने को मिलता है, मिट्टी मिलता है कहां मिलता है, पहाड़ों में। आप देखें जो कोल माइंस रहते हैं, जो खदानें रहती है, वहां की मिट्टी की दीवारों को देखें ना, एकदम ऐसे ऐसे दीवार रहते हैं, लगता है जब हम कुल्हाड़ी मारते हैं तो एकदम ऐसी संरचना बनी रहती है ना, ठीक है। यहाँ पे एक तो डायग्राम आपको दिखा दिया जाएगा, ऊपर में आपकी प्लेटी संरचना का डायग्राम होगा, उसके बाद आपके प्रिज्मेटिक की होगी, उसके बाद ब्लॉकी की होगी और उसके बाद स्फेरिकल की होगी। ये डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ एक इमेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। उससे आपको ज्यादा समझ आएगा, क्या होगा, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि संरचनाएं दिखाई कैसे देती हैं। तो प्रिज्मेटिक संरचना में आपको याद क्या रखना है कि इसकी ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई रहती है वो क्षैतिज की तुलना में ज्यादा पाई जाती है, और इसका जो आकार रहता है वो 10 से 100 mm तक पाई जाती है। कितनी, 10 से 100 mm तक। प्लेटी संरचना कहां पाई जाएगी, आपकी नई निर्मित मृदा में। कहा, नई निर्मित मृदा में। इसको कभी कभार लेमिनर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्तरीय, क्या बोलते हैं, स्तरीय संरचना भी कहा जाता है इसको प्लेटी के साथ साथ। जबकि प्रिज्मेटिक को कॉलम स्ट्रक्चर या स्तंभाकार आकृति भी कहा जाता है। क्लियर है। प्रिज्मेटिक संरचना आपकी कहां पाई जाएगी, जो शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना खदान वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाएगी। जबकि प्लेटी संरचना कहां पाई जाएगी, आपकी जो नई मिट्टी बनी होगी या फिर जो नम प्रदेश होंगे, ठीक है, ह्यूमिड वाले आपके देश होंगे ना, वहां ज्यादा पाई जाती है। ब्लॉक की संरचना क्या रहती है, सिंपल सा रहता है ब्लॉक, ऐसे ऐसे मिट्टी तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी, रोड में रहता है ना, पड़े रहते हैं गिट्टी जैसे, वो कैसे संरचना रहती है, ऐसे रहती है, स्क्वायर टाइप रहती है आपकी, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है। ये आपकी कौन सी संरचना कहलाती है, ब्लॉकी। ब्लॉक जैसे अलग अलग ब्लॉक रहते हैं, डब्बे रहते हैं ना, डब्बे जैसे संरचना के जो मिट्टी के कण रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉकी संरचना कहलाते हैं। इनका जो आकार रहता है ये 50 मिलीमीटर के आकार जैसा रहता है, ठीक है। लास्ट है स्फेरिकल, ये तो सबसे इजी है, गोलाकार, ठीक है। अब संपूर्ण गोला तो नहीं रहता है, ऐसा देखा आपने, गोला गोला मिट्टी, ठीक है, कंकड़ भी देखे होंगे, होता है ना कि ऐसे उठा के अपन क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, ये उसको बॉल ही समझ के ऐसे फेंकने लग जाते हैं, गोला जैसा रहता है, यही आपका क्या संरचना है, स्फेरिकल, गोली संरचना कहलाती है। ये मिट्टी जो है आपकी हॉरिजॉन्स रहते हैं, सॉइल प्रोफाइल जब हम पढ़ेंगे मृदा के स्तर पाए जाते हैं, ओ स्तर, ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर। तो ये जो प्रिज्मेटिक से लेके ब्लॉकी और स्फेरिकल जो मिट्टी है ना, ये आपके बी संस्तर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, आपके बी हॉरिजॉन में, याद रखेंगे। जबकि जो आपका प्लेटी संरचना है वो या तो ओ हॉरिजॉन में पाया जाएगा या तो ए हॉरिजॉन में पाया जाता है। सामान्यतः ये नई निर्मित मिट्टी रहती है, इसलिए इसका ओ और ए हॉरिजॉन में प्लेटी पाया जाता है। बाकी तीनों जो प्रकार की संरचनाएं हैं वो आपके बी हॉरिजॉन में पाई जाती है। तो आज की क्लास में हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, पहला था टेक्सचर और दूसरा था स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, एयर क्या होता है, वाटर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल डाउट सेक्शन में जाइए, ठीक है, या आपके कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे अपना डाउट लिखिए। थैंक यू सो मच।